आज हम एक्सप्लेन करेंगे अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा मूवी फॉरेस्ट गम जो 1994 में रिलीज हुई थी, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.8। इस मूवी में लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया है फेमस एक्टर टॉम हंक्स ने। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा इस मूवी की ऑफिशियल रीमेक है। क्या ये हिंदी रीमेक ओरिजिनल मूवी को मैच कर पाएगी? वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फॉरेस्ट गम है। वो एक बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा होता है कि तभी एक महिला उसके पास आकर बैठ जाती है, जिसके जूते देखकर फॉरेस्ट कहता है कि उसके पास भी ऐसे ही जूते हुआ करते थे। उसके बाद वो अपनी स्टोरी उस लेडी को सुनाने लगता है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट जब छोटा था तो उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर आती है। वो डॉक्टर कहता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है, इसीलिए जिंदगी में वह कभी भी नॉर्मल तरीके से चल नहीं पाएगा। इसीलिए डॉक्टर इसको कुछ अजीब किस्म के जूते पहना देता है जिसमें लोहे की रॉड्स लगी होती है। फॉरेस्ट का IQ लेवल बहुत कम होता है, इसलिए किसी नॉर्मल स्कूल में उसका एडमिशन नहीं हो रहा था। लेकिन किसी तरह उसकी माँ प्रिंसिपल को समझाती है और उसका एडमिशन करा देती है। अगले दिन फॉरेस्ट के स्कूल का पहला दिन है। स्कूल जाते समय जब फॉरेस्ट बस में एंटर करता है तो उस बस में कोई भी बच्चा उसे अपने पास बैठने नहीं देता। उसी बस में एक लड़की होती है जिसका नाम है जेनी। वह इसको अपने पास बैठने के लिए बोलती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब स्कूल में हमेशा दोनों साथ रहते हैं और बाकी सभी बच्चे इनसे नफरत करते हैं, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाती रहती है और इसको बताती रहती है कि तुझ में कोई कमी नहीं है, तू वैसा ही है जैसे कि बाकी बच्चे हैं, बल्कि उनसे बेहतर है। तू ये कभी मत सोचना कि तुझ में कोई कमी है। इस तरह वो उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स लाती रहती है। फॉरेस्ट की माँ एक विधवा होती है, इस वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए वह अपने घर के कुछ रूम को रेंट पर देती है। एक दिन उनके यहाँ रहने के लिए फेमस सिंगर एल्विस प्रेस्ले आते हैं। एल्विस रियल में बहुत फेमस सिंगर है। एल्विस फॉरेस्ट के लिए गिटार बजाते हैं, जिसे सुन फॉरेस्ट अजीब सा डांस स्टेप करता है जो कि बहुत ही फनी होता है, लेकिन एल्विस को ये बहुत ही अच्छा लगता है, जिसको वो अपने वीडियो सॉन्ग में कॉपी करते हैं। तो उनका शो बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है फॉरेस्ट और जेनी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब दोनों पार्क से जा रहे होते हैं तभी उनकी क्लास के कुछ बच्चे वहां आकर फॉरेस्ट को पत्थर मारने लगते हैं। जेनी उसे उठाती है और भागने को बोलती है। फॉरेस्ट किसी तरह से अपने ब्रेसेस वाले जूतों के साथ भागने लगता है और वह बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। धीरे धीरे फॉरेस्ट की स्पीड बढ़ने लगती है और देखते ही देखते वो बेहद तेज भागने लगता है। समय गुजरता है और अब दोनों बड़े हो जाते हैं। एक दिन पार्क में वॉक करते समय फिर से उनके पीछे वो लड़के पड़ जाते हैं जो बचपन में फॉरेस्ट को पत्थर मारा करते थे। फॉरेस्ट फिर से भागना शुरू करता है। इस बार उन लड़कों के पास कार होती है, लेकिन वो फॉरेस्ट को पकड़ नहीं पाते। भागते भागते फॉरेस्ट रग्बी मैच के बीच में आ जाता है। उसे तेज दौड़ता देख टीम का कोच भी हैरान हो जाता है। फॉरेस्ट की स्पीड देखकर वह उसे रग्बी टीम में रख लेता है। क्योंकि वह कॉलेज की टीम होती है, इसलिए फॉरेस्ट को कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है, पर अभी तक उसका स्कूल भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है। क्योंकि उसका IQ लेवल बहुत कम होता है, कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद वो कॉलेज की तरफ से रग्बी खेलता है। रग्बी गेम की नॉलेज बिल्कुल नहीं होती, पर वह सिर्फ इतना जानता है कि उसे बॉल उठा के भागना है। कभी कभी वो बॉल लेके ग्राउंड से बाहर भाग जाता है, लेकिन उसके भागने की ही वजह से उसकी टीम बेहद से मैच जीत जाती है। फॉरेस्ट अपनी इस एबिलिटी की वजह से बेहद फेमस हो जाता है और सारे अमेरिकन टीम में भी शामिल हो जाता है, यहाँ तक कि अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी मिलता है। कुछ साल बाद फॉरेस्ट ग्रेजुएट हो जाता है। ग्रेजुएट सेरेमनी में एक US आर्मी ऑफिसर फॉरेस्ट से मिलते हैं और उसे आर्मी ज्वाइन करने को बोलते हैं। कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो सबसे पहले जेनी से मिलने जाता है, जहाँ वो देखता है कि जेनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। फॉरेस्ट को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बेवजह मार रहा है। ये देखकर फॉरेस्ट उसके बॉयफ्रेंड को पीटने लगता है, लेकिन जेनी उसे रोकती है और उसे लेकर अपने रूम में आती है। यहाँ उनके बीच कुछ बातें होती हैं। इसके बाद जब फॉरेस्ट बस से आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है, तब उसकी मुलाकात एक बब्बा नाम के पर्सन से होती है,
जिसने झींगों के बारे में पीएचडी की होती है। वो फॉरेस्ट को झींगों के बारे में बहुत कुछ बताता है कि ये उसका फैमिली बिजनेस है। उसके घर वाले झींगों का सूप बनाकर लोगों को पिलाते हैं। फॉरेस्ट आर्मी कैंप में ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करता है, चाहे वो आर्म्स को असेंबल या डिसेंबल करना हो या ड्रिल करना हो, और बब्बा अपने झींगों की थ्योरी फॉरेस्ट को सुनाता रहता है। दोनों के बीच बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान एक मैगजीन में फॉरेस्ट जेनी का फोटो देखता है तो उसे पता चलता है कि वो एक नाइट क्लब में काम करती है। फॉरेस्ट छुट्टी लेकर उस नाइट क्लब में जाता है। जेनी अब एक सिंगर बन गई होती है जो हमेशा से चाहती थी। अब जेनी की मुलाकात फॉरेस्ट से होती है। यहाँ फॉरेस्ट जेनी को प्रपोज करता है, लेकिन जेनी को लगता है कि फॉरेस्ट उसके लायक नहीं है, इसीलिए वो उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले वो उसे बोलती है कि वादा करो कि जैसे ही कोई खतरा हो तो अकेले हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे, वहाँ से भाग जाओगे। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी सोल्जर को वियतनाम भेज दिया जाता है। यहाँ वो लेफ्टिनेंट डैन टेलर के अंडर वॉर की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसमें ड्रिल करना, पानी पे चलना वगैरह सिखाया जाता है। अचानक एक दिन उनकी टीम जब पेट्रोलिंग कर रही होती है तभी उन पर दुश्मन का हमला हो जाता है। उनके बहुत से साथी घायल हो जाते हैं। उस समय लेफ्टिनेंट सबको भागने यानी कि पीछे हटने के लिए कहता है। तभी फॉरेस्ट भागने लगता है, लेकिन जब वो एक सेफ जगह पे आता है तो देखता है कि वो अकेला ही है, बब्बा उसके साथ नहीं है। इसीलिए वो बब्बा को लेने दोबारा से वापस जाता है, लेकिन हर बार वो किसी और सोल्जर को बचा ले आता है। आखिर में वो लेफ्टिनेंट को भी बचा लेता है। हालांकि लेफ्टिनेंट उसको बहुत मना कर रहा होता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। वह फिर से वापस जाता है और फाइनली बब्बा को घायल पाता है, जिसे वह अपने साथ उठाकर ले आता है, पर वह बच नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। आगे सारे के सारे घायल सोल्जर को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां उनका इलाज किया जाता है। लेफ्टिनेंट की दोनों टांगें काटी जाती है। लेफ्टिनेंट कहीं ना कहीं इस बात पे गुस्सा होता है कि फॉरेस्ट ने उसकी जान बचाई, क्योंकि वो अपने पूर्वजों की तरह जंग में शहीद होना चाहते थे। लेकिन अब फॉरेस्ट की वजह से उसे एक लाचार जीवन जीना पड़ेगा। आगे हॉस्पिटल में ही फॉरेस्ट टेबल टेनिस खेलना सीख जाता है। वॉर में लोगों की जान बचाने के लिए उसे मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। आगे फॉरेस्ट एंटी वॉर मार्च में शामिल हो जाता है और प्रोटेस्ट के बीच पहुंच जाता है। वहाँ पे एक एक करके सारे प्रोटेस्टर स्पीच देने लगते हैं, लेकिन जब गम की बारी आती है और वो कुछ बोलता है, उससे पहले ही एक दूसरा ऑफिसर माइक के वायर्स निकाल देता है। वहीं पर गम की मुलाकात जेनी से होती है, जो कि खुद भी एक एंटी वॉर प्रोटेस्टर होती है, और समय के साथ वो एक ड्रग एडिक्ट भी बन जाती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बेवजह मारता है, जिसे देख फॉरेस्ट उसके बॉयफ्रेंड को मारने लगता है, लेकिन जेनी उसे रोकती है। जेनी जब जाने लगती है तो फॉरेस्ट उसे अपना मेडल ऑफ ऑनर एज अ गिफ्ट देता है। उसके बाद फॉरेस्ट टेबल टेनिस खेलने लगता है। एक दिन चाइनीज़ ओपोनेंट को गेम में हराने के बाद जब वो इंटरव्यू देकर बाहर निकलता है तो उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट से होती है, जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो एक व्हील चेयर पर होता है। वो उसे लेकर होटल आता है, जहाँ वो थोड़ा ड्रिंक करते हैं, क्लब जाते हैं और पार्टी करते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट की आर्मी में सर्विस खत्म हो जाती है और वो अपनी माँ के पास वापस चला जाता है। अपनी माँ से मिलने के बाद वो बब्बा की फैमिली से मिलने जाता है, ताकि वो बब्बा के झींगों के बिजनेस को दोबारा शुरू कर सके। फॉरेस्ट बब्बा की कब्र पर विजिट देता है और फिर कुछ पैसों से एक बोट खरीद लेता है, जिससे वो झींगे पकड़ सके। फॉरेस्ट उस बोट का नाम जेनी रखता है। फॉरेस्ट कोशिश तो करता है, लेकिन केवल 4-5 झींगे ही पकड़ पाता है। इधर जेनी बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लगती है और आखिर में सुसाइड करने जाती है, पर वो सुसाइड नहीं कर पाती। आगे फॉरेस्ट देखता है कि लेफ्टिनेंट भी वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि वह भी झींगे पकड़ने में उसका साथ देंगे, लेकिन वो उसको सर नहीं बोलेगा। फिर दोनों झींगे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी एक दिन समुद्र में तूफान आ जाता है और उस तूफान में उन्हें खूब सारे झींगे मिल जाते हैं। असल में तूफान की वजह से सभी लोग की बोट डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ उनकी ही बोट बचती है। धीरे धीरे फॉरेस्ट की झींगों की कंपनी पूरे अमेरिका में बहुत फेमस हो जाती है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत बेहद ख़राब है। इसीलिए वो तुरंत उनके पास चला जाता है। उसकी माँ उसे बताती है कि लाइफ सरप्राइजेस से भरी होती है, हमें नहीं पता होता कि हमें कब क्या मिल जाए। कुछ दिनों बाद फॉरेस्ट की माँ का निधन हो जाता है।
इसके बाद फॉरेस्ट को पता चलता है कि उसके कमाए हुए पैसे को लेफ्टिनेंट ने एप्पल कंप्यूटर्स में इन्वेस्ट कर दिए थे, जिससे उन्हें अब बहुत मुनाफा होता है। जिसके बाद वो कुछ पैसे हॉस्पिटल और आधा बब्बा के घर वालों को दे देता है, जिससे उनकी लाइफ अब बहुत अच्छी हो जाती है। एक दिन फॉरेस्ट के पास जेनी आती है। अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई होती है। अब वो फॉरेस्ट के साथ ही रहने लगती है। दोनों जैसे बचपन में साथ रहते थे वैसे ही साथ रहते हैं। फॉरेस्ट उससे बहुत सारी बातें करता है और एक दिन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो फॉरेस्ट के लायक नहीं है। उस रात वो दोनों प्यार में कुछ पल बिताते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जेनी फॉरेस्ट को छोड़कर चली जाती है। फॉरेस्ट जब सुबह उठता है तो जेनी को ना पाके उदास हो जाता है और कुछ देर बाद घर से निकलकर वो दौड़ने लगता है और एक सफ़र पे निकल पड़ता है। रास्ते भर वो केवल दौड़ता रहता है। वो केवल खाने और सोने के लिए रुकता है, बाकी समय केवल दौड़ता रहता है। वो कई समुद्र और देश तक क्रॉस कर लेता है। वह कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशनल बन जाता है। 3 साल तक वो कंटिन्यू दौड़ता रहता है और जहाँ से भी ये गुजरता है वहाँ हज़ारों लोग इसके पीछे भागने लगते हैं। कई लोग उसे हेल्प भी मांगते हैं और जाने अनजाने में फॉरेस्ट उनकी हेल्प भी कर देता है। लोगों को लगता है कि उसका कोई मकसद तो होगा ही, जिसकी वजह से पिछले 2-3 सालों से वो भाग रहा है। वो पूरी दुनिया के मीडिया में छा जाता है और फिर से बहुत फेमस हो जाता है। उसकी ये न्यूज़ टेलीविज़न में दिखाई जाती है, जिसे जेनी भी देखती है। आखिर में जब फॉरेस्ट थक जाता है तो एक जगह रुक जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। कुछ समय के बाद फॉरेस्ट को जेनी का एक लेटर मिलता है और आज फॉरेस्ट जेनी से मिलने जा रहा है। असल में ये पूरी स्टोरी फॉरेस्ट शुरुआत से बस स्टैंड पर ही आते जाते लोगों को सुना रहा होता है। यहाँ वो लेटर उस लेडी को दिखाता है और कहता है ये एड्रेस कहाँ है। तो वो बताती है कि इस एड्रेस पर जाने के लिए तुम्हें बस की ज़रूरत नहीं है, ये पास में ही है। और आखिर में दौड़ते हुए जेनी से मिलने चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। जेनी उसे अपने बेटे से मिलाती है, जिसका नाम फॉरेस्ट गम जूनियर होता है। वो बताती है कि वो फॉरेस्ट और जेनी का बेटा है। फॉरेस्ट पूछता है कि क्या वो स्मार्ट है या उसकी तरह कम अकल, लेकिन जेनी बताती है कि वो बहुत स्मार्ट है। फिर फॉरेस्ट दोनों के साथ कुछ वक्त बिताता है और जेनी उसे शादी के लिए पूछती है तो फॉरेस्ट मान जाता है। जेनी उसे अपनी बीमारी के बारे में भी बताती है। वह जल्दी मरने वाली है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। फॉरेस्ट की शादी में लेफ्टिनेंट भी आते हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने अपने नकली पैर भी लगवा लिए हैं। शादी के बाद फॉरेस्ट जेनी और जूनियर फॉरेस्ट को लेकर अपने घर आ जाता है। जेनी का ख्याल रखता है और एक दिन वो गुजर जाती है। मूवी के एंड में फॉरेस्ट अपने बेटे को स्कूल बस में ड्रॉप करने के लिए आता है और यह खूबसूरत सी मूवी यही एंड हो जाती है। तो इस कहानी से बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई इडियट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका बच्चा भी इडियट ही होगा। फॉरेस्ट गम एक इडियट है, लेकिन उसके बावजूद भी वह हर काम में कामयाब रहा। वह जिस फील्ड में भी गया उसमें टॉप पर पहुंचा। वह इसीलिए क्योंकि उसने उस काम को पूरी लगन के साथ फोकस्ड होकर पूरी ईमानदारी के साथ किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हमें पूरा फोकस्ड होकर काम करना चाहिए। अगर कोई भी इंसान इस तरह से किसी भी काम को करता है तो वो कामयाब ज़रूर होता है। ये मूवी फॉरेस्ट गम नाम के एक नावल पर बेस्ड है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस नावल का सीक्वल भी आया है, जिसका नाम गम एंड कंपनी है। इस नावल में ये बताया गया है कि फॉरेस्ट के ऊपर मूवी बन गई है और ये सब उसकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट कर रही है। इस मूवी ने बहुत सारे एकेडमिक अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स और भी कई अवार्ड्स जीते हैं। आप लोग आमिर खान की मूवी देखें या ना देखें, पर टॉम हैंक्स की फॉरेस्ट गम ज़रूर देखिए। धन्यवाद।